राम राम दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे थे, परिणाम नोट्स की सीरीज जो स्पेशली तैयार किया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इस तरीके के जितने भी 6-7 एग्जाम के आप देखते हैं स्टेट पीसीएस के, इन सभी को कवर करते हुए प्रीलिम्स की शॉर्ट नोट्स की सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। पॉलिटी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ज्योग्राफी भी जो चल रही है इंडियन ज्योग्राफी, ये 3 और 4 लेक्चर और लेंगे। आज हम 14 लेक्चर ले रहे हैं, तो 17-18 लेक्चर तक कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे 2026 और 27 के लिए पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है 2025, उसी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। हमारी टीम में निशु मैम है जो बहुत ही लगातार काम करती रहती है नोट्स को लेकर, और आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की पूरी कंप्लीट आपको पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे व्हाट्सअप करने पे पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा। और मेंस के नोट्स की भी इन्फॉर्मेशन आप इसी सेम नंबर पे ले सकते हैं, लक्ष्यभेद कैटेगरी का पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ा था उसको हम लोग आगे चलते हैं, और आज हम लोगों को लगभग पढ़ना है आपका कौन सा चैप्टर था भाई, याद है कुछ आप लोगों को? कल हम लोगों ने काफी कुछ चैप्टर पढ़ लिए थे, बागानी फसल वगैरह ये सारी चीजें। हाँ, आज हम पढ़ेंगे कृषि का विविध, यानी कृषि के विविध के बाद पढ़ते हुए हम और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। जैसे एक प्रश्न ये भी आया हुआ था कि आधार बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणिक बीज क्या होते हैं, किस प्रकार के थैले बनते हैं इसके लिए। तो ये यूपीएससी का भी प्रश्न है और स्टेट पीसीएस स्पेशली यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे बीजों का वर्गीकरण कैसे होता है, जो आप लोग बीज खरीद के लाते हो पौधों के लिए या खेती के लिए, खाद्यान्न सामग्री के लिए, उनके बारे में भी इसी तरीके से कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो इन्हीं की जानकारी को हम लेकर यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण हो रहा है, सबसे पहले उसमें एक आता है प्रजनक बीज। अब प्रजनक बीज का मतलब क्या हो गया, यानी कि किसी भी बीज को रिप्रोडक्शन सिस्टम या किसी भी तरीके से तैयार किया जाता है। यानी कि जैसे भाई पेड़ पौधों का जो बीज होता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सिस्टम से तैयार होता है, तो बीज उत्पादन का ये मूल स्रोत होता है। अर्थात कि पहले हमारे पास बीज नहीं है, बल्कि हम बीज को पैदा कर रहे हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए हम अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे कि रिसर्च सेंटर वगैरह होते हैं। अब मान लो किसी चावल का कोई नया बीज तैयार करना है, तो जाहिर सी बात है उस चावल के बीज को तैयार करने के लिए पहले हम रिसर्च करेंगे, लैब में करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो लैब होती है वहां पर करेंगे। इसीलिए उनका नाम ही क्या रखा गया, प्रजनक, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और इस पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है, गोल्डन टैग लगाया जाता है, ठीक है। कैसा, गोल्डन येलो कलर का जो टैग होता है वो बताता है कि भाई ये प्रजनक बीज वाले हैं। अब कैसे पता चला, क्या बीज के ऊपर कलर होगा? नहीं सर, इन बीजों को जिस पॉकेट में या जिस थैले में या जिस पॉली बैग में पैक किया जाता है उनके ऊपर गोल्डन येलो कलर का मार्क लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि भाई ये बेसिक बीज हैं, यानी इनको अभी रिसर्च लैब में या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की लैब में तैयार किया गया है बेसिक रूप से। अब आधार बीज कौन बनेगा, यानी पहले से ही उस बीज का कोई ना कोई सोर्स मौजूद रहा है। प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है और इस पर व्हाइट कलर का टैग होता है। किसका? व्हाइट कलर का टैग होता है। और जो प्रमाणित बीज होते हैं, जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, इन आधार बीज से उत्पादित किया जाता है और इस पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। तो तीनों की क्रोनोलॉजी है। अगर आपसे मान लो क्रोनोलॉजी में ही प्रश्न आ जाए कि भाई बीजों की क्रोनोलॉजी सेट करो, और ये प्रश्न आया हुआ है अभी 2-3 साल के अंदर ही आया हुआ है, तो प्रजनक बीज हो गया पहले, फिर आधार बीज और फिर प्रमाणिक बीज हो गया। तीनों पे कलर क्या होंगे, गोल्डन येलो कलर, व्हाइट कलर, और साथ ही साथ इसमें ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फसल है और उनके राज्य प्रथम। अब देखो होता क्या है कि आप जनरली ये चीजें, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, जब 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 फरवरी को बजट आएगा, तो इन चीजों को इंक्लूड करते हुए ही इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। आज मैं उस पर एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि किस तरीके से घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, सारी चीजें, वो आज मेरी एक वीडियो आएगी, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर क्या है, फसल के बारे में बात करेंगे और राज्य प्रथम। टैपियोका की बात करें तो तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। कपास की बात करें तो गुजरात में होता है। जूट और पटसन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में होता है। मूंगफली की बात करेंगे गुजरात में होता है। आलू की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। केले की बात करेंगे महाराष्ट्र में। नारियल की बात करें कर्नाटक में, और तंबाकू की बात करें गुजरात में है। अब कहोगे कि सर अभी तो इकोनॉमी सर्वे आया भी नहीं, लेकिन ये वो आंकड़े हैं डियर फ्रेंड्स जो ऑलरेडी लगभग जो है कि मैक्सिमम अपना शेयर रखते हैं अपने पास, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन का होल्डिंग रखते हैं। इकोनॉमी सर्वे अगर आ भी जाएगा ना, तो इनके पास परसेंटेज में डिफरेंसेस आएगा, रैंक में डिफरेंसेस नहीं आएगा कि पहली रैंक से खसक के दूसरे पे आ जाए, क्योंकि दूसरे वाले राज्यों से जो सेकंड नंबर पे होते हैं उससे काफी ज्यादा मार्जिन में प्रोडक्शन करते हैं।
अब सोचो आलू का प्रोडक्शन आप ऑलरेडी हमेशा पढ़ रहे हो कि आलू यूपी में सबसे पहले आता है। नारियल को आप अक्सर पढ़ते हो कर्नाटक में आता है, कॉफी आप पढ़ते हो कर्नाटक में आता है, तंबाकू आप पढ़ते हो गुजरात में आता है। जो सेकंड नंबर के स्टेट होते हैं वो इनको पीछे कर भी नहीं पाते हैं। परसेंटेज में प्रोडक्शन बढ़ सकता है लेकिन रैंक में प्रोडक्शन के मामले में यही राज्य पहले होते हैं, इसीलिए हमने इसको लिख दिया है। बाकी एक और सेंटर है जो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे होता है ना कि बीच में ट्विस्ट ला देता है कभी कभी क्वेश्चन में, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, और उसका नाम केवल त्रिची आता है। तिरुचिरापल्ली अगर आ जाएगा ना तो आप तो वैसे भी आंसर लगा दोगे सर तमिलनाडु में, लेकिन उसका ऑप्शन त्रिची आता है। और त्रिची ज्यादातर सामान्यता लगता है कि तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है कि केरल में है, क्योंकि इन तीनों राज्यों से मिलता जुलता शब्द है। फसल उत्पादन की बात कर लेते हैं तो ये इकोनॉमी सर्वे के अनुसार है। यहाँ पर लिखा है 24-25 के अनुसार जो है कि अब 25-26 का भी जो इकोनॉमी सर्वे आने वाला है तो उसके अनुसार हो सकता है इनके प्रोडक्शन में चेंजेस हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस डाटा को याद भी मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। चावल 137.8 मीट्रिक टन, गेहूं 113.3 मीट्रिक टन, मोटे अनाज 56.9 मीट्रिक टन और दालें 24.3 मीट्रिक टन है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार ही खाद्य उत्पादक राज्य। अब देखिए आप कहोगे सर ये तो पुराना डेटा है, बिल्कुल आप कह सकते हो, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो जो क्लास वो देख रहे हो 25 जनवरी को, राइट, और 5-6 दिन बाद एक नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा सारी। लेकिन आप इस नोट्स को देखो, ये नोट्स ऑलरेडी मैंने अक्टूबर में ही तैयार कर दिया था, तो उस दौरान आपका यूपीपीसीएस का पेपर भी था, ठीक है, और फिर और भी आपके अदर एग्जाम्स रहे होंगे, नहीं भी रहे होंगे तो बाकी चीजें तो आपको तैयार करनी होगी। तो इसलिए जो हमारा काम था कि भाई हम जब नोट्स बना रहे हैं तो उस समय जो मौजूद है इकोनॉमी सर्वे एटलीस्ट उसे तो मेंशन हमारा करना जिम्मेदारी है। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने इस नोट्स को लिया है तो उसमें नए इकोनॉमिक सर्वे के साथ अपडेट कर लीजिएगा, राइट। तो यहां पे देखोगे खाद्यान्न उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है, 18.14% करता है पूरे भारत का। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है 12.48 और पंजाब थर्ड नंबर पे आता है 9.79%। ये आपके खाद्यान्न उत्पादक राज्य हैं। अब अगर इन दोनों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंसेस देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार के इकोनॉमी सर्वे में एमपी फर्स्ट पे आ जाए, नहीं हो सकता है कि परसेंटेज बढ़ जाए, 12.48 की जगह हो सकता है कि एमपी का योगदान 13 पॉइंट हो जाए, 13%, लेकिन उत्तर प्रदेश का योगदान हो सकता है 19% हो जाए या 20 हो जाए या 17 हो जाए। एटलीस्ट फर्स्ट पोजीशन यूपी की ही रहेगी। फसलें और फसलनाशक जीव, जैसे कौन कौन सी फसलों में जो कीटनाशक जीव यूज किए जाते हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे गेहूं में एफिड यूज किया जाता है, चावल में घुंडी मतकुड़ होता है, गन्ना में सीड्स प्रवाह वेधक सलब होता है और चना में गोलक सलब होता है। अब ये कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे रट लो, ठीक है। फसलें और उनसे संबंधित बीमारी का नाम, जैसे गन्ने में क्या होता है, रेड डॉट होता है। आप जब गन्ना वगैरह खाते हो तो आपने देखा होगा, ठीक है, मैं गन्ने का वो बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरीके से जब आप गन्ना खाते हो तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे होता है और उसकी जो जड़ होती है बगल में एक कील होती है, किल्ली टाइप की होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके। अब इन्हीं गन्नों में क्या होता है, रेड डॉट लगता है, यानी कहीं कहीं पे जो है कि आप देखोगे इस तरीके कुछ रेड रेड हो जाता है, कहीं कहीं पे बीच बीच में, कहीं यहाँ पे हो जाएगा, उससे पता चलता है कि ये गन्ना खराब है। तो गन्ने के अंतर्गत रेड डॉट नाम की बीमारी पाई जाती है। धान में बहुत ही प्रसिद्ध बीमारी है खैरा धान की बीमारी है। अरहर में एक बीमारी लगती है जिसका नाम है उकठा या विल्ट, और चने में भी उकठा या विल्ट लगती है। तो आपको रटना क्या है कि मैक्सिमम जो दलहनी फसलें होती है, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, सब दलहनी फसलें, और भी कोई फसल आएगी तो उसी में खास कर ये उकठा या विल्ट नाम की बीमारी लगती है। आलू में क्या होता है, जब इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं, बहुत खराब हो जाती हैं, पत्ते उनके कटे फटे होते हैं, तो इसको कहा जाता है झुलसा। बाजरा में क्या है, हरित बाली और अर्गट, तो अर्गट नाम की बीमारी याद रखना जो बाजरा में लगती है। मटर में बुकनी होता है, बुकनी मतलब जो पत्तों के ऊपर सफेद सफेद बुरादा गिरता है ना, आप देखोगे तो उसे बुकनी रोग कहते हैं, ये मटर में लगता है। तो इन सारी फसलों के इन बीमारियों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। अब हम बात करेंगे जूट की फसल के बारे में थोड़ा सा। देखिए जूट मुख्यतः खरीफ की फसल है, सबसे पहले आपको ये जानना है। और जूट क्या होता है, आप देखोगे जूट के जो धागे होते हैं, बोरे होते हैं, वो पैकेजिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, खासकर चीनी वगैरह या दाल, गेहूं, आलू, इन सब चीजों के लिए तो जूट के बोरे प्रयोग किए जाते हैं। और ये खरीफ की फसल है जिसमें वेस्ट बंगाल आपका पहले नंबर पे आता है प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे आपका बिहार आता है प्रोडक्शन में। उच्चतः
यहाँ पे देखोगे हाई टेम्परेचर के सहित आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। पश्चिम बंगाल में हाई टेम्परेचर तो है ही है कर्क रेखा के नजदीक होने की वजह से, साथ ही साथ वो पश्चिम बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए जो बंगाल की शाखा आती है मानसून की, जब मेघालय और हिमालय से टकराती है तो जब बाएं साइड में मुड़ती है, किस तरफ, इस तरफ मुड़ती है, तो इधर पश्चिम बंगाल में बारिश करा देती है। ठीक, और मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में ही इसकी खेती होती है। पूर्वी क्षेत्रों का मतलब आपका असम में भी हो जाती है, पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है, झारखंड में होती है, उड़ीसा में होती है, इन सभी क्षेत्रों में जूट की खेती होती है, परंतु सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। सीमित रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में भी होती है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे असम मेघालय में तो होती है। प्रथम स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल आता है और इसमें कांप और दोमट मृदा उपयुक्त होती है। कांप मृदा जो है कि जो थोड़ी चिकनी होती है वो वाली होती है। जूट एवं मेस्ता में अग्रणी उत्पादक राज्य, जूट को ही मान के चलो, मेस्ता तो छोड़ दो, तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है, असम दूसरे नंबर पे आता है और बिहार तीसरे नंबर पर आता है। कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फलों से है, मतलब फसलों से है। इनमें एक समानता देखी जा रही है। अगर आप जूट को देखोगे तो जूट के रेशे तैयार होते हैं जिससे बोरे तैयार होते हैं, कपास के भी रेशे होते हैं, रेशों से ही कपड़े वगैरह फाइबर से हम कपड़े वगैरह तैयार करते हैं, और सनई का भी प्रयोग ऐसे होता है। अगर आप पूर्वी यूपी के हो या बिहार के हो तो आपको पता होगा सनई एक बान जिसे कहते हैं, सनई की रस्सी भी होती है और उससे खटिया या चारपाई को बुना जाता है, जो गाँव में अक्सर जो बूढ़े बुजुर्ग यूज करते हैं चारपाई को, झोपड़ी वगैरह में रख के अपना दोपहर में शाम के मौसम में बैठते हैं 2-4 लोगों को लेके, तो उसमें भी एक बान की रस्सी प्रयोग की जाती है और एक जूट की रस्सी होती है और एक सनई की रस्सी होती है। ठीक है, तो जो पूर्वी यूपी के होंगे, खासकर पश्चिमी यूपी में खासकर सनई की रस्सी यूज की जाती है, लेकिन इस भाषा में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। चलो, मक्के का प्रयोग मंड यानी स्टार्च पाउडर के लिए किया जाता है और मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल यानी कि बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। अब ध्यान रखना, एक हम लोग जो है कि जैव पेट्रोल भी बनाते हैं और एक जैव डीजल भी बनाते हैं। तो जेट्रोफा जैसी फसलें हो गई, मक्के जैसी फसल हो गई, इन फसलों को पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बायोडीजल फसल है या बायो पेट्रोल फसल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो मक्के को जो है कि हम बायोडीजल के रूप में प्रयोग करते हैं। मक्का फसल पकने की जो अवधि होती है वो 90 डेज से लेके 150 दिन का होता है, मतलब लगभग 3 महीने से लेके 5 महीने का समय लगता है मक्के की फसल को पकने के लिए। और मक्का उत्पादक अग्रणी राज्य आपके कर्नाटक है, फिर बिहार है और तीसरे नंबर पे एमपी है। अब चलिए अगला आता है शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड। मक्का की एक आनुवंशिक परिवर्तित उच्च किस्म है, जो हमारी पीढ़ी के होंगे बच्चे, जो स्पेशली 1990 से लेकर 1995 के बीच में ज़्यादातर पैदा हुए होंगे, चाहे 1991, 92, 93, 94, 95, इन्होंने शक्तिमान का सीरियल जरूर देखा होगा। इवन कि 96, 97 के एज में भी जो पैदा होंगे उन्होंने भी शक्तिमान का सीरियल देखा होगा। गीता विश्वास, गंगाधर, डॉक्टर जयकॉल, किल्विस, ठीक है, तो ये सब उसके मेन कैरेक्टर रहे हैं। ठीक, तो मतलब वहीं से ये नाम मुझे याद आ गया, तो मैंने बता दिया आपको। मक्के की जो प्रजाति है आनुवंशिक रूप से जेनेटिक मॉडिफाइड जो की गई है वो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, और ये दोनों ही मक्के से संबंधित है। अब यहाँ पे C4 पौधा किसका उदाहरण है? मक्के का है। C3 पौधा उदाहरण है चावल और गेहूं का। जौ, राई, सोयाबीन, कपास, आलू, तंबाकू, ये सभी के सभी C3 पौधे के उदाहरण है, और C4 का स्पेशली मक्का होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि भाई कौन सी प्रजाति होती है, तो ये भी प्रश्न आता है। भौगोलिक परिस्थितियां कैसी चाहिए कुछ फसलों के लिए? जैसे जौ के लिए अगर हम बात करें तो ठंडी जलवायु चाहिए और कम उत्पादक मृदा चाहिए, क्योंकि गेहूं, जौ, सरसों ये सब एक ही समय में बोई जाती हैं। चावल की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए और जलवायु नम चाहिए। जलवायु नम का मतलब क्या हो गया? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु होने से क्या फायदा होगा? वर्षा मिलेगी। वर्षा का मतलब हो गया जो 100 सेंटीमीटर से अधिक से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में आसपास हो तो बढ़िया होता है। इसीलिए पश्चिमी घाट का रीजन हो गया, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, टेम्परेचर अच्छा होता है, तो वहां पर धान की खेती खरीफ फसल में की जाती है। चाय की बात करेंगे तो गर्म जलवायु तो चाहिए, लेकिन नम जलवायु भी होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर तो गर्म चाहिए लेकिन जलवायु नम भी रहनी चाहिए, ताकि अच्छी खासी बारिश भी होनी चाहिए और मृदा कैसी होनी चाहिए? ढलान युक्त होनी चाहिए। इसीलिए आप दार्जिलिंग देखो, असम देखो, मेघालय देखो, इन क्षेत्रों में बरसात तो होती है, साथ ही साथ पहाड़ी रीजन होने की वजह से ढलान युक्त मृदा होती है, ताकि पानी आराम से नीचे तक बहता चला जाता है। मिलेट की बात करेंगे। मिलेट एक मोटा अनाज कहलाता है जिसको हम श्री अन्न की कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए तप्त और शुष्क दोनों ही जलवायु चाहिए। इसीलिए मैंने आपको 2 क्लास पहले जब श्री अन्न के बारे में बता रहा था, मोटे अनाजों के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था कि एमपी और राजस्थान में अच्छा खासा मोटे अनाज का उत्पादन होता है। अच्छा खासा मतलब अच्छे से ही, बहुत ज्यादा होता है राजस्थान में स्पेशली, क्योंकि राजस्थान की टेम्परेचर तो अच्छा खासा है लेकिन वहां पे शुष्क जलवायु है, अर्थात पानी की मात्रा बहुत कम है, बरसात बहुत कम होती है। फिर भी मोटे अनाज न्यूनतम पानी में अपने आप को सुरक्षित
रख लेते हैं, इसीलिए मिलेट्स खासकर वहीं होते हैं। धान, मक्का, गेहूं, ये क्या है? ये फसल चक्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। यानी मई जून के आसपास वो लोग धान भी बो देते हैं, फिर उसी के बाद मक्का बो देते हैं उसी जमीन पे, फिर उसके बाद जो है कि गेहूं बो देते हैं। और ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें हैं और पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा इसका प्रचलन है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में धान तो बो सकते हैं, लेकिन धान के पैरेलल ही वो लोग गन्ने को बो देते हैं, फिर उसके बाद जब गन्ना और धान वगैरह फ्री हो जाता है तो आपके आलू भी बो दिए जाते हैं। अब देखो, ये फिर से मैंने रिपीट कर दिया, ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका था। बोर्ड और मुख्यालय, कॉफी बोर्ड की बात करेंगे तो बंगलुरु कर्नाटक में है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। अब देखो, तंबाकू का जो सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है, तो आपको लगेगा सर जिस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है एटलीस्ट हो सकता है वहां पे ही ऑफिशियल उनका बोर्ड हो, ठीक, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और हल्दी बोर्ड की बात करेंगे तो तेलंगाना है। कल मैंने प्रश्न पूछा था तो एक विद्यार्थी ने जवाब दिया नजीमाबाद, और ये सही आंसर था। आम की बीज रहित प्रजाति, यानी जिसमें बीज ही नहीं है, बस आम खाते रहो, इस आम को खाने के बाद तो कहावत भी चरितार्थ नहीं होगी, भैया आम खाओ गुठली के दाम मत गिनो, तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि गुठली नहीं होती है, केवल आम ही आम होता है। यानी सिंधु ये आम की प्रजाति है जो बीज रहित है। वहीं आम की आम्रपाली किस्म को दशहरी और नीलम आम के क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप किया गया है। आम्रपाली किस्म ये बहुत डिमांडिंग किस्म भी है, जिसको दशहरी, जो स्पेशली कहाँ मिलता है, लखनऊ के मलिहाबाद के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया है। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी अनुसंधान केंद्र, जो लखनऊ में स्थित है, वहां से अमरूद की ललित नाम की प्रजाति को डेवलप किया गया है। आंवला की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे कंचन हो गया, कृष्णा हो गया, बनारसी हो गया, ये सभी आंवले की प्रमुख किस्में हैं। आगे देखते हैं फसल और प्रजाति, जैसे धान की एक प्रजाति है गोविंद, धान की एक दूसरी प्रजाति है शुष्क सम्राट, अरहर की एक प्रजाति है पारस, मटर की एक प्रजाति है प्रकाश। अब मैंने कहा होगा आपको कि कुछ कौशल नाम की एक थी, ठीक है, कौशल जो स्पेशली मूंगफली की थी, मटर की थी, वरुणा वगैरह, तो याद होगा। तो ऐसी कुछ किस्में हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है, और ये कुछ नई किस्में जो कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, आपको याद हो भी सकती नहीं भी हो सकती, दोनों परिस्थितियां होंगी। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप याद कर सकते हो, नहीं याद होती तो कोई लोड नहीं लेना है। केले के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। बाजरा के अग्रणी उत्पादक राज्यों में राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, और फिर तीसरे नंबर पे गुजरात है। मूंगफली, तिल, बाजरा की खेती शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होता है। क्या लिख रहा है? मूंगफली हो गया, तिल हो गया और बाजरा हो गया, इनकी खेती मुख्य रूप से शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है, जहां पे बारिश ही केवल सोर्स होता है, लेकिन बहुत कम बारिश होती है, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। लोबिया, मूंग, अरहर, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारे और दलहन के रूप में होता है। क्या कह रहा हूं, फिर से पढ़िए। लोबिया, मूंग, अरहर, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा और दलहन के रूप में होता है। आर्किड फूल की प्रजाति, आर्किड जो है वो क्या है, फूल की एक प्रजाति है, और आर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहता है, क्योंकि सबसे अधिक आर्किड फूल की जो खेती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। और इवन की अरुणाचल का राज्य पुष्प यानी स्टेट फ्लावर आर्किड को ही माना जाता है। अदरक का तना जो खाद्य संग्रहण को करता है उसे प्रकंद कहते हैं, क्योंकि अदरक मुख्य रूप से जड़ के रूप में नहीं होती है, मिट्टी के नीचे उसकी जड़ होती है, और मिट्टी में जो भाग खाने योग्य बनता है उसको हम प्रकंद कहते हैं, यानी तने को कहते हैं, राइट। जैसे आलू भी क्या है, आलू भी इसी का उदाहरण है तने के रूप में, क्योंकि आप मिट्टी के ऊपर जस्ट आलू की पत्तियां देखते हो और नीचे जड़ें होती हैं, तो जड़ और पत्ती के बीच में जो फल होता है खाने योग्य उसे हम तने कहते हैं, और आलू भी तने का ही एक रूप है। ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन कहा जाता है, कई बार ये नाम आ जाता है क्लस्टर बीन डायरेक्टली। तो ग्वार या क्लस्टर बीन का प्रयोग सब्जी या पशु के आहार के रूप में किया जाता है। इसके बीज से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयोग की जाती है, यानी इसके बीजों से जो हम लिक्विड जो तैयार करते हैं उसको हम सेल गैस, जो कि समुद्र के निचली सतहों पर बैठी होती है, उसके हम निष्कर्षण करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग तकनीक का प्रयोग करना होता है। जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। अब मुझे जरा प्रथम यूनियन टेरिटरीज और बता दीजिए, ये कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो जैविक टेरिटरीज कहलाता है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स 2023 के अनुसार
कुल मछली उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है और कर्नाटक में हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अक्सर आपको कंफ्यूजन होता है, हालांकि डेटा यही मिलेगा 2023 का ही, अभी भी 24 का भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। 2-2 3-3 साल बाद ये डाटा आते हैं। यहाँ पे कुल मछली का जब उत्पादन वर्ड आता है ना, तो दो बातें आती हैं, ध्यान देना। कौन कौन सी बातें आती हैं? कुल मछली उत्पादन में एक तो होता है आपका तटीय उत्पादन। तटीय उत्पादन का मतलब होता है समुद्री उत्पादन, कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समुद्री उत्पादन, अर्थात समुद्र से कितना जो है कि आप मछली पकड़ते हो। और दूसरा होता है इनलैंड, ठीक है। इनलैंड बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्देशीय, एक मिनट, ठीक है। अंतर्देशीय उत्पादन की बात यहां पर करते हैं। इसका मतलब होता है राज्य अपने अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, जैसे नदी, तालाब, झील, नहरें, इनमें कितना प्रोडक्शन करता है, तो इसका अलग होता है। तो दो नाम से आता है, समुद्री उत्पादन और अंतर्देशीय उत्पादन होता है। दोनों को मिलाने के बाद ही इसे कुल मछली उत्पादन कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपने इनलैंड बॉडी, अर्थात की अंतर्देशीय जल ग्रहण क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, इन दोनों में टोटल उत्पादन करने में आगे है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल सेकंड और कर्नाटक थर्ड। लेकिन अगर पर्टिकुलर रूप से देखा जाए कि केवल और केवल समुद्र की मछली उत्पादन की बात करते हैं, इनलैंड वाली छोड़ दो, समुद्र के मछली उत्पादन की बात करते हैं, तो उसमें कर्नाटक अग्रणी राज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्नाटक अग्रणी राज्य। और अंतर्देशीय ताजे जल में मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश होता है। तो जब केवल और केवल ताजे जल की बात हो रही है, यानी अंतर्देशीय जल में बात हुई, जिसमें नदी, नहरें, झील, तालाब, ये सब आता है, तो इसके अंतर्गत जो मछली का उत्पादन होता है सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। केवल समुद्री क्षेत्र में देखें तो कर्नाटक में होता है। लेकिन जब कुल मछली उत्पादन होता है जिसमें समुद्री क्षेत्र और अंतर्देशीय दोनों मिला के होता है, तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है। ये डाटा आपका चेंज नहीं होगा, परसेंटेज चेंज हो सकती, डाटा नहीं, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आप इसको ये मत सोचो कि सर नए डाटा के साथ याद करेंगे, नहीं, अभी के अभी याद करते चलो। सर्वोत्तम कपास की जो रेसे होते हैं उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है या उससे अधिक, और जबकि भारत में 2.5 सेंटीमीटर से कम के ही रेसे उत्पादित होते हैं। सेब के खाने वाले भाग में मीसोकार्प सम्मिलित होता है और सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। अर्थात सेब का जो खाने वाला भाग होता है उसमें मीसोकार्प हमें मिलता है, साथ ही साथ जो गुणवत्ता होती है उसके, वो भंडारण रखने के लिए कैल्शियम की कमी घटती जाती है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल है तो 40% प्रोटीन है, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रोटीन के लिए जाना जाता है सोयाबीन। फसल है और मौसम, कौन कौन से मौसम में उत्पादित होती है? जैसे सूरजमुखी का पौधा, ये सभी मौसमों में लग जाता है। खरबूजे की बात करें तो ये साथ खासकर जायद की फसल होती है, जब आपकी रबी की फसल काटी जाती है मार्च के आसपास, और उसके बाद आपकी जो खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में, उसके बीच का जो ये 2-3 महीने का समय होता है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें ही ज्यादातर गर्मी वाली फसल जायद फसल का बोया जाता है, जिसमें पानी ज्यादा होता है। तो समझ में आ गया? तो ये वाली फसलें होती हैं जो हमारे बॉडी में पानी की मात्रा को भरपूर करती हैं खाने से। कपास की बात करें तो कपास भी आपकी खरीफ की फसल होती है जिसमें वर्षे का सीजन होता है। और एक और इंपॉर्टेंट फसल में बार बार फोकस करता हूँ, गन्ने को। अलसी की बात करें तो अलसी रबी की फसल है, यानी कि सर्दियों के समय की है। जल संरक्षण में सहायक कृषि विधियां, कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चर के मेथड का प्रयोग करें जिससे हमारा वाटर का भी कंजम्पशन होना चाहिए और प्रोडक्शन भी बेहतर होना चाहिए। जैसे भूमि की शून्य जुताई करना, मैंने ये पहले ही बता रखा है जब एग्रीकल्चर के लेक्चर में ले रहा था 2-3 लेक्चर पहले ही, क्योंकि यही वर्ड्स बस रिपीट हो रहे हैं। भाई भूमि की शून्य जुताई का मतलब ही क्या होता है कि आप कोई भी एक फसल काटते हैं, उसके बाद आप भूमि को जोतिए मत, ट्रैक्टर वगैरह मत चलाइए, उसी में डायरेक्टली बीज को फेंक दीजिए। उससे जो उसके अवशेष बचे हुए थे फसल के, उसमें पानी जो बचा हुआ है, जमीन के अंदर जो नमी धारण की हुई है वो सारी बची रहेगी। इससे पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी, यानी जल का संरक्षण होगा। खेत में सिंचाई पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई करने से पहले जिप्सम का प्रयोग कर देना चाहिए और फसल अवशेष को खेत में ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी मेथड से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। फसल और खरपतवार की बात करते हैं। अगर फसल और खरपतवार, जैसे गेहूं में जो खरपतवार आपको देखने को मिलता है फलेरिस माइनर नाम का खरपतवार होता है, मटर में प्याजी नाम से होता है, बरसीम में कासनी होता है। बरसीम क्या होता है? गाय का चारा होता है, ठीक है, गाय का चारा, बिल्कुल मेथी जैसे पत्ते होते हैं उसके, मेथी के पत्तों की तरह। और सरसों, सरसों का बथुआ जो है कि हालांकि सरसों और गेहूं दोनों में ही खरपतवार के रूप में जाना जाता है बथुआ को, लेकिन बथुए को पीस के आप उसकी पूड़ी या कचौड़ी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो बथुए का सामान्यतः आप मार्केट में देखोगे बिकती भी है ये। फसल और प्रजाति की बात करें, जैसे सरसों का देखो वरुणा फिर पूछा जा रहा है, कई बार ये आता है। मटर का रचना है, अलसी का नीलम है, चना का राधे है, अंगूर का सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, अलग अलग नाम है इसके। नाबी एमजी ये गेहूं की एक किस्म है, क्योंकि ये रंगीन गेहूं है और इनमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया, ब्लैक, ब्लू एंड वायलेट।
काला, नीला, बैंगनी, इन तीनों कलर को मिलाकर जो है कि नाबी एमजी गेहूं तैयार किया गया है। मक्का नर मंजरी निकलना, मक्के से नर मंजरी निकलता है। मूंगफली की जो पद्धति है इसमें खूंटी बनाना एक पद्धति आती है जो मूंगफली से संबंधित है। तंबाकू में सीड्स कर्तन किया जाता है और गन्ने में किल्ले निकलना, किल्ले मतलब वही छोटी छोटी जो कीले होती हैं उनको निकलता है, वो उसकी एक तरीके से जड़ मानी जाती है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 100% योगदान है। 100 नहीं है तो मान लो कहीं पे 90% भी हो सकता है, कहीं 100, दोनों अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम इसी का होता है। फसल और रोग की बात करें, जैसे धान का हमने पहले पढ़ा खैरा रोग, तो यहां पर देखेंगे कि धान में खैरा रोग तो आपने पहले से ही पढ़ा था। फॉल्स स्मट नाम का भी एक रोग होता है, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए। और सरसों में सफेद गेरुई होता है, बाजरा में कंडुआ होता है, मूंगफली में टिक्का या टिक्का नाम का एक बीमारी होता है, गेहूं में भी गेरुई होता है, और आलू में अगैती और झुलसा, यानी अगैती और पछैती झुलसा दोनों ही आते हैं। भारत में जैविक कृषि के बारे में क्या है, तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्रोडक्शन कह सकते हो, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित कार्यक्रम है। किस मंत्रालय के तहत है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन इसको संचालित किया रहा है। 2016 में सिक्किम पहला राज्य था जो जैविक राज्य घोषित हुआ, और मैंने आपसे पूछा था यूनियन टेरिटरीज के रूप में, तो दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप जैविक यूनियन टेरिटरीज बन गई थी, लेकिन अगर केवल यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करूंगा तो पहले नंबर पे आएगी। तंबाकू में एक बीमारी पद्धति होती है सीड्स कर्तन की, और धान में झूठा कंड रोग होता है। सूखा के प्रकार की बात करें तो एक होता है मौसमी सूखा, जो मौसम की वजह से सूखा हो रहा है, जैसे वर्षा की कमी हो गई तो मौसम सूख गया, यानी मानसून आया नहीं तो मौसमी सूखा हो गया। एक कृषि सूखा होता है, अर्थात मिट्टी में नमी की कमी को प्रदर्शित करता है, जैसे अगर कोई मिट्टी ऐसी है, बरसात तो हो रही है लेकिन वहां के मिट्टी में नमी रुक नहीं रही है, धारण नहीं हो पा रही, या तो नीचे चली जा रही है या फिर जो है कि खुदाई वगैरह करने से, जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, तो सारी नमी सूख जाती है। और सामाजिक आर्थिक सूखा का मतलब है समाज में लोगों को प्रभावित करने वाले पानी की कमी को कहा जाता है सामाजिक आर्थिक सूखा। माही कंचन प्रजाति आपकी मक्का की है, आरसीबी 911 प्रजाति बाजरे की है, और वन फसलों की खेती के अध्ययन को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। जो व्यक्ति वनों की फसलें जो होती है वन से संबंधित, उनके अध्ययन को हम सिल्वी कल्चर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा पशुपालन के बारे में, ठीक है, तो पशुपालन को भी पढ़ लेते हैं। तो पशुपालन के बारे में सबसे पहले कुल पशुधन यानी लाइव स्टॉक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, कुल पशुधन किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे अधिक कुल पशुधन उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। अब इसमें पशुधन में आप किसी प्रकार के जानवर की प्रजाति रख सकते हो, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, अलग अलग प्रकार के जो भी आप जानवर रखना चाहो इसमें। अब जैसे यहाँ पर लिखा राजस्थान की प्रमुख मवेशी गाय की नस्लों के बारे में बात हो रही, तो थारपारकर हो गई, राढ़ी हो गई, मेवाती है, हल्लीकर कर्नाटक की पद्धति वो है प्रजाति है। हालांकि थारपारकर, राठी और मेवाती और हल्लीकर ये सभी गाय की तो नस्ल है, लेकिन थारपारकर, राठी, मेवाती ये राजस्थान में मुख्यतः मिलती है, जबकि हल्लीकर आपको कर्नाटक में मिलती है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है वो जमुनापारी है, लगभग 2.5 से 3 लीटर दूध एक बार में देती है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पशु और नस्ल की बात करें तो गाय की एक नस्ल होती है देवनी, बकरी की एक नस्ल होती है बर्बरी, भैंस की एक नस्ल होती है भदावरी, और गाय की एक और नस्ल होती है गिर। दुग्ध उत्पादन में उत्तर भारत जो है कि पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 होता है, और दूसरे नंबर पे यूएसए आता है। शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, लगभग 16.21% के साथ पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान है जो लगभग 14.51% के साथ है, और थर्ड नंबर पे आपका एमपी है जो लगभग 88.91% के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जो भेड़ पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। कहाँ का है दोस्तों? सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का, लेकिन पशुधन सबसे अधिक कहाँ पे? लाइव स्टॉक उत्तर प्रदेश में है। अब आगे देखते हैं खराई ऊंट। खराई ऊंट के बारे में यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था। गुजरात के मुख्यतः कच्छ क्षेत्र के खारे दलदल में पाए जाते हैं, और ये ऊंट की जो है दुर्लभ नस्ल है, यानी एक ऐसी प्रजाति है जो सामान्यतः देखी नहीं जाती है, बहुत ही कम मिलते हैं, और यह समुद्र में लंबी दूरी तैर कर जा सकते हैं। तो बस समुद्र में तैरने के नाम से ये स्टेटमेंट कई बच्चों का गलत हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता है। और लंबी दूरी का मतलब लगभग 3 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर सकते हैं समुद्र में। अब आप कहोगे सर 3 किलोमीटर चला जाएगा, वापस कैसे आएगा? तो ये पहले
ही दिमाग लगाता भैया कि 1.5-2 किलोमीटर ही तो मैं जाऊंगा, उसके बाद मुझे वापस भी तो आना है, तो वो पूरा नहीं तैरता, इतने तक तैर के वापस आ जाता है। तो ये आपने आज पढ़ लिया कृषि विविध और पशुपालन। अब हम चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक, खनिज संसाधन। एक एक करके पूरा खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे। देखो, शैल तंत्र की बात करते हैं। शैल तंत्र में क्या क्या आता है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो रॉक तंत्र है, यानी कि खनिज तंत्र है, वह धारवाड़ चट्टान। कौन सी चट्टान है? धारवाड़ चट्टान। ये मुख्य रूप से धात्विक खनिजों को उत्पादित करती है। यहाँ पर मुख्यतः क्या होते हैं? धात्विक, यानी धातु युक्त, जिसमें चुंबकीय गुण देखे जाते हैं, उन्हें ही धात्विक खनिज हम कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि, ये सभी प्रमुख खनिज हैं जो धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से धात्विक खनिज होते हैं। और ये धारवाड़ कहाँ की चट्टान है? कर्नाटक में एक जगह है, उसी में जो है कि मुख्य रूप से पाई जाती है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार को जो है कि हम भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी होता है रूर प्रदेश। ये रूर कोई और नहीं है, बल्कि जर्मनी में एक जगह का नाम है रूर। क्या नाम है? रूर। और वहां पे सबसे अधिक जो हमें मिलता है वो कोयला मिलता है, इसीलिए इसको रूर को छोटा नागपुर पठार का भी एक मतलब रूर का एक टाइटल मिला हुआ है। विंध्य शैलों में वृहद भंडार पाए जाते हैं बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की। जो विंध्यन शैली आप देखते हैं, विंध्यन जो चट्टान होती है, उसमें सबसे अधिक आपको बलुआ पत्थर मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा और चूना पत्थर मिलेगा। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार होता है, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक फॉर्मेशन का काम करता है, आधारिक तत्व का काम करता है, वो चूना पत्थर करता है। भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज भंडार हैं। भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज भंडार हैं। छोटा नागपुर पठार में मिलेगा, दंडकारण्य पठार में मिलेगा, ओडिशा पठार में मिलेगा। तो फिर से समझिए इसको, भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो खनिज भंडार हैं वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार में है, दंडकारण्य पठार में है और ओडिशा पठार में। ये मुख्य रूप से जो है कि खनिज के भंडार देखने को मिलते हैं। खनिज संसाधनों की संपन्नता यानी भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक जो अग्रणी राज्य है वो कर्नाटक है, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर खनिज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी खनिजों को मुख्य रूप से मिलाया जाए तो धारवाड़ चट्टान वाला जो एरिया है वही आपको कर्नाटक में मिलता है और इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक भंडार देखने को मिलता है। हालांकि खान मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2023-24, इसमें कुल खनिज उत्पादन की बात की जा रही है तो सबसे अधिक ओडिशा में ही कुल खनिज का उत्पादन होता है। अब सोचो, ओडिशा के बाद बाकी और राज्यों का जरा परसेंटेज देखो, तो क्या आप कह सकते हो कि एक साल में कोई ऐसा राज्य होगा इन तीनों में जो ओडिशा को पीछे कर देगा कुल खनिज उत्पादन में? इम्पॉसिबल है, क्योंकि अकेले 50% के आसपास लगभग ओडिशा उत्पादन करता है। अब यहाँ पे कुल खनिज की बात हो रही है, न कि किसी एक का। अगर आप अभ्रक की बात करोगे, मैग्नीज की बात करोगे, तांबे की बात करोगे, सोने की बात करोगे, लोहे की बात करोगे, तो हो सकता है इनके लिए अलग अलग राज्यों की उत्पादकता सबसे अधिक हो या प्रोडक्शन यहाँ पे होता, परंतु यहाँ कुल खनिज का मतलब चाहे छोटा छोटा ही सही, थोड़ी थोड़ी मात्रा ही सही, लेकिन मैक्सिमम खनिजों का जो उत्पादन होता है वो ओडिशा में ही सबसे अधिक होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है और चौथे नंबर पे कर्नाटक आता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ओडिशा को अक्सर खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, जैसे छोटा नागपुर पठार को खनिज भंडारों का पठार कहा जाता है रूर प्रदेश, वैसे यहाँ पे खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट ये सभी समृद्ध रूप से पाए जाते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ है भारत में और ये लगभग हर साल सेम रहता है। जैसे इसमें 4 खनिज संसाधन ऐसे जो ईंधन से संबंधित है, जैसे इसमें आप कोयले को भी इसमें शामिल कर सकते हो क्योंकि कोयला भी हमारे फ्यूल के रूप में आता है। 10 धात्विक खनिज होते हैं जो धात्विक होते हैं, फिर 23 गैर धात्विक खनिज होते हैं, 3 परमाणु खनिज होते हैं जिसमें मुख्य रूप से आप देखोगे मोनोजाइट रेत से निकाला जाता है, मोनोजाइट जो रेत होती है उससे थोरियम निकाला जाता है और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। 55 लघु खनिज निकाले जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से इनकी काउंटिंग करोगे तो लगभग 95 के आसपास आप पहुंचोगे। चांदी सामान्यतः सीसा, जस्ता और तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है और इसी वजह से सबसे अधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में सीसा, जस्ता और तांबा, स्पेशली तांबा जहां पे खेतड़ी नाम की जगह है, झुंझुनू नाम की जगह है, इन सभी जगहों पे तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। खेतड़ी और झुंझुनू ये दोनों ही राजस्थान में आते हैं और इन्हीं तांबे के उत्सर्जन मतलब कि जो खनिज निकाला जाता है इसको, उनके साथ आपको चांदी भी सामान्यतः देखने को मिलती है। धात्विक खनिज क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो भैया धात्विक खनिज के स्टेटमेंट है कि
मतलब ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है, बी सेक्शन हो गया। जैसे आपने ए सेक्शन में शैल तंत्र पढ़ा, खनिज संसाधन में, अब बी सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं धात्विक खनिज। लौह अयस्क भंडार धारवाड़ में पाया जाता है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। अब देखो लौह अयस्क भले आपको याद ना रहे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इतना याद रखना कि जो नाथरा की पाल करके ये जो क्षेत्र है, ये कहाँ के खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है? तो ये राजस्थान का क्षेत्र है। ऐसा ना हो कि नाथरा की पाल कहीं आप असम या दार्जिलिंग में लगा दो, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया ये बात? मैग्नेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला जो है कि लौह अयस्क होता है, 72% इसमें आयरन पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट निम्न गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है, क्योंकि इसमें लगभग 67% के आसपास आयरन पाया जाता है। अच्छा, लास्ट वाले जो 2023 का नोट था वहां पर ये गलती हो गई थी, इसलिए मैंने इसको करेक्ट भी किया था वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से सावधानी बरती है कि भैया मैग्नेटाइट जो होता है वो हाई क्वालिटी वाला जो है कि लौह अयस्क होता है, क्योंकि इसमें लगभग आयरन की मात्रा 72% होती है। और हेमेटाइट आपका लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें लौह अयस्क की मात्रा केवल 67% होती है, ठीक है। खान मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार लौह अयस्क उत्पादक राज्य ओडिशा अकेले 55% कर रहा है। तो इस बार भी जो रिपोर्ट आएगी 24-25 की लेटेस्ट, उसमें भी ओडिशा ही आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 15%, क्योंकि परसेंटेज मैंने साइड में इसीलिए ज्यादातर लिखने का प्रयास किया ताकि आपके मन में कोई भ्रम ना रहे कि सर ये रिपोर्ट पुरानी आप पढ़ा रहे हो, नई रिपोर्ट आएगी तो हम अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने पर भी आपको यही 3 राज्य ही मिलेंगे टॉप पर लौह अयस्क के उत्पादन में, क्योंकि परसेंटेज देख रहे हो कितना कितना डिफरेंस है, नहीं बदल सकते ऐसे डिफरेंस को। लौह अयस्क के भंडारण राज्य कौन कौन से हैं? देखो कर्नाटक हो गया, ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। यहां पर हेमेटाइट क्वालिटी और मैग्नेटाइट लगभग लगभग दोनों मिल जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें कि मैग्नेटाइट का जो है कि अयस्क कहां पे निकाला जाता है सबसे अधिक, वो आपका कर्नाटक में है सबसे अधिक, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा राजस्थान में होता है। यहां पर आपको मैग्नेटाइट क्वालिटी का लौह अयस्क मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा। हेमेटाइट लौह अयस्क भंडार ओडिशा में सबसे अधिक है, झारखंड में है और छत्तीसगढ़ में है। फिर और देखते हैं लौह अयस्क के कुछ क्षेत्र भी पूछे जाते हैं कई बार, जैसे आपसे पूछेगा भैया कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, तो कर्नाटक में हो गया। सिंहभूम लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में हो गया। सिंहभूम तो आपको याद है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया चिड़िया की खान, चिड़िया की खान ये कौन से राज्य में आता है जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो ये झारखंड में हो जाएगा। बैलाडिला की खान छत्तीसगढ़ में है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के लिए 4 प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं लौह अयस्क उत्पादन के लिए। जैसे पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर झारखंड देखने को मिलेगा, ओडिशा देखने को मिलेगा, जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। मध्य भारत में अगर हम बात करें तो एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में बात करेंगे तो कर्नाटक और गोवा भी आपका लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अन्य क्षेत्र के रूप में जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सभी 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में स्पेशली झारखंड और ओडिशा आएगा, मध्य भारत में एमपी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आएगा, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा आएंगे। फिर बाकी क्षेत्रों के नाम पे हम लिख देंगे भैया कि इसमें आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, राजस्थान भी आ रहा है, केरल भी है, गुजरात भी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, इन सभी रीजन्स में भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। बैलाडिला की खान दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। और यहाँ पे मुख्य रूप से हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, भारत की लौह अयस्क उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी मशीनीकृत खान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। क्या प्रश्न हुआ, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान जो लौह अयस्क का उत्पादन करती है। ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में आपको बैलाडिला को टिक करना है, ठीक। अब कुछ खनिज हैं और उनके कुछ प्रमुख भंडारण वाले देश भी हैं, उत्पादन वाले भी। जैसे तांबे का सबसे अधिक भंडारण आपको चिली में देखने को मिलेगा। अभ्रक का सबसे अधिक भंडारण एकमात्र भारत में देखने को मिलेगा, अग्रणी है इसमें। चांदी का सबसे अधिक भंडारण मैक्सिको में देखने को मिलेगा, हालांकि उत्पादन सबसे अधिक यहीं पे होता है। लौह अयस्क के भंडारण आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ खान के बारे में, जैसे बैलाडिला की खान किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से लौह अयस्क में। केंदुझर ये ओडिशा में स्थित है। बालाघाट जो तांबे के लिए है मध्य प्रदेश में, और कुद्रेमुख आपके लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ खनिज और राज्य क्षेत्र, जैसे सोने की बात करेंगे तो भाई सोना जो कोलार और हट्टी की जो खाने हैं कर्नाटक में, वहां पे मौजूद है। कोयले की बात करेंगे तो झरिया मौजूद है झारखंड में, ठीक है। और हीरे की बात करेंगे तो पन्ना मौजूद है
एमपी में। भारत में हेमेटाइट जो कि निम्न गुणवत्ता का जो लौह अयस्क है, इसका सबसे अधिक भंडार सर्वाधिक है भारत में, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है इसी का हम लोग करते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा उपलब्ध है कहाँ पर? भीलवाड़ा राजस्थान जिले के रामपुर अगूचा में है। तो ध्यान देना, एशिया का सबसे हाई क्वालिटी का जो जस्ता और सीसा है, और इनके साथ मिश्रित रूप में कौन सा जो है कि खनिज निकलता है जिसका नाम है चांदी। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का जस्ता और सीसा मिलता है। हेमेटाइट अयस्क का 79% हिस्सा पूर्वी भारत में है, जबकि मैग्नेटाइट अयस्क का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। जस्ता से संबंधित जो भंडारण का अग्रणी राज्य है वो राजस्थान होगा, आंध्र प्रदेश होगा, गुजरात होगा। अब फिर से मैं बता देता हूं कि भंडारण ज्यादातर जो है कि 99% सेम होते हैं एवरी ईयर, जब तक कोई नई रिसर्च ना कर ली गई हो, जब तक कोई डेटा साइंस में कोई नया आंकड़ा ना मिला हो कि भाई इस राज्य में हमें नए नमूने या नए जो है कि रिजर्व पाए गए हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, अगर होता है तो आप लोग करंट अफेयर्स में अपडेट रहते हो, तो ज्यादातर भंडारण जो है कि लगभग सेम रहता है, जमीन के नीचे कोई भंडारण बदलता नहीं है। तो जस्ता के लिए याद कर लो, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। हाँ, उत्पादक में जरूर बदल सकता है, लेकिन जस्ता एक ऐसा खनिज है जिसका एकाधिकार है राजस्थान का, मोनोपोली, क्योंकि सबसे अधिक जस्ता यहीं पाया जाता है, इसीलिए यहीं पर सबसे अधिक उत्पादन भी किया जाता है, जो कि जावर का क्षेत्र जो उदयपुर में आता है। चांदी के भंडार की बात करो, अब सोचो भंडार कहां पे होगा? जहां पे तांबा सबसे अधिक होगा, जहां सीसा सबसे अधिक होगा, जहां जस्ता होगा सबसे अधिक। तांबे का उत्पादन जरूर जो है कि एमपी कर रहा था पिछली बार, लेकिन भंडारण के रूप में राजस्थान ही है। तो उन्हीं के साथ तो राजस्थान में आपको चांदी भी मिलेगी 86%, कर्नाटक में 5%, झारखंड में 4% और आंध्र प्रदेश में 3% है। तो भैया ये अग्रणी राज्य आपको याद रख लेना। फिर यहाँ पे चांदी उत्पादक अग्रणी राज्य में राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया। ताम्र या तांबा अयस्क के उत्पादन में देखो, अग्रणी राज्य, उत्पादन में पूछ रहा हूं, भंडारण में नहीं, भंडारण में बदल जाएगा। उत्पादक अगर आप बात करोगे तांबे की, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, राजस्थान सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे झारखंड आएगा। लेकिन ताम्र अयस्क के जब भंडारण की बात कर रहे हो तो राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड आएगा। मलाज घाट जो बालाघाट में स्थित है, ये मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य है। तांबा क्षेत्र और राज्य की बात करें तो चंद्रपुर क्षेत्र तांबा का कहां पर है? महाराष्ट्र में। हासन क्षेत्र तांबा का कहां पे? कर्नाटक में। खम्माम का तांबा क्षेत्र कहां पे? तेलंगाना में। खेतड़ी यानी झुंझुनू का तांबा क्षेत्र कहां पे है? राजस्थान में है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। इसका रंग लोहांश मात्रा के आधार पर तय होता है, जैसे सफेद, लाल और गुलाबी। जितनी लोहे की मात्रा होगी उस आधार पर हम रंग का विभाजन करते हैं। फिर आगे देखते हैं बॉक्साइट और उसका भंडारण। जैसे अगर हम बात करें बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे हो रहा है? ओडिशा में 73%। फिर गुजरात में उत्पादन हो रहा है, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम बॉक्साइट के भंडारण की बात करें तो अकेले 41% ओडिशा में है, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात हो गया। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट खनिज के प्रमुख क्षेत्र कौन से? कोंडागांव, कोरबा, जगदलपुर, बलरामपुर, बीजापुर। तो जरा याद रखना, आप एक कोरबा ही आप लगातार पढ़ रहोगे कि कोरबा सर हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में, बाकी अगर जगह पूछ ली तो आप मैक्सिमम गलत करोगे। जैसे आपने यूपी में जब पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपी में, देवी पाटन मंडल बलरामपुर जिले में आता है, जो नेपाल की बॉर्डर से सीमा साझा करता है, तो आप इसको ऑप्शन को कट कर दोगे एग्जाम में, जबकि ये गलत हो जाएगा। बलरामपुर उड़ीसा में भी एक आता है। जगदलपुर का नाम याद नहीं होगा। बीजापुर कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपने पढ़ा बीजापुर की कहानी, तो यहां पर भी है। तो ये याद रखने, ऐसे नाम है जो गलत कर सकता है। झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र गुमला, लोहरदगा, लातेहर। बॉक्साइट टर्सरी काल की लेटराइट सेलों में पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ खनन क्षेत्र हैं, जैसे कालाहांडी जो उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए है। जावर राजस्थान में सीसा और जस्ता के लिए है। कोलार कर्नाटक में सोना के लिए। मोसाबानी झारखंड का तांबा, मोसाबानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टिन अयस्क को कैसिस्टे राइट भी कहा जाता है। टिन के अयस्क को किस नाम से जानते हैं? कैसिस्टे राइट के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ एकमात्र टिन का उत्पादक राज्य है, यानी टिन का उत्पादन बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं होता है, और एकमात्र अगर कोई राज्य है तो वो आपका कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप भंडारण की बात करोगे ना, तो हरियाणा में सबसे अधिक भंडारण है, लेकिन वहां पे उत्पादन नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे झारखंड उड़ीसा आता है। तो ये हो गया हमारा 2 प्रकार का। कौन कौन सा? हमने एक पढ़ लिया, सबसे पहले खनिज में हमने पढ़ा कि सेल तंत्र के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, सेल तंत्र के बारे में थोड़ा पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ लिया धात्विक खनिज के बारे में। किसके बारे में?
धात्विक खनिज के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब हम अगली क्लास जो कल से शुरू करेंगे उसमें हम अधात्विक खनिज से शुरू करेंगे, सी पार्ट से, फिर ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे। इसी तरीके से सारी चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो 67 पेज तक लगभग कवर हो चुका है हमारा। मुश्किल से जो 15 पेज बच रहे हैं उनको भी हम अगले 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। आज ये लेक्चर नंबर 14 है और मैंने आपको कहा कि 15 से 17 लेक्चर के आसपास ही एवरेज रहेगा और सारे टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। सेम वही नंबर है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।